गिरिराज किशोर जी का एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसका नाम पहला गिरमिटिया पुस्तक के लेखक हैं। आज उस पुस्तक का विमोचन होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा भेंट होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को श्रीमती शिवा सिंह आए और इस पुस्तक को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करें। तत्पश्चात श्रीमती शिवा सिंह के बेटे तन्मय यादव जी इस पुस्तक के विषय में संक्षिप्त में, बहुत ही संक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय गुरु जी का बहुत बहुत आभार। पद्मश्री गिरिराज किशोर जी द्वारा लिखित ये पुस्तक इसलिए अहम है कि वैसे तो ये गांधी जी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, पर इस पुस्तक में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा आर्थिक योगदान आदरणीय नेताजी का रहा। पद्मश्री इस पुस्तक की प्रस्तावना में पद्मश्री गिरिराज किशोर जी लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तब मुलायम सिंह जी थे, मुझे जानते थे, लेकिन उनसे मेरे बड़े भाई जनेश्वर जी ने कहा और श्री बृजभूषण तिवारी जी को मेरे साथ भेजा। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने तत्काल 75,000 रुपए स्वीकृत कर दिए। अगर श्री मुलायम सिंह जी सहायता न करते तो न यह यात्रा संभव होती और न शायद ये उपन्यास। अक्सर नाना से पूछने पर कि आपने मुलायम सिंह जी से ही मदद क्यों मांगी, वो कहते थे, मुलायम सिंह जी इज अ ट्रू सोशलिस्ट लीडर एंड गोज बियॉन्ड आइडियोलॉजिकल लाइंस टू हेल्प द राइटर्स फ्रेटर्निटी। इसी के साथ आदरणीय नेताजी को याद करते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हुए, गुरु जी का आभार प्रकट करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, इसके बाद राहुल लोधी जी के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से एक किताब का विमोचन, जो पुस्तक वीरांगना महारानी अवंतीबाई के जीवन पर आधारित खंडकाव्य है। इसके लेखक हेमंत सिंह राजपूत जी हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। इस पुस्तक का नाम है मेहंदी में तलवार। जाओ जल्दी जाओ। लेखक हेमंत सिंह राजपूत जी को बुला रहा हूं कि आप हमें मेहंदी में तलवार पुस्तक के बारे में संक्षिप्त में प्रकाश डालें। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। इस पुस्तक की यात्रा जब मैंने पूर्ण की तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आया और उनकी शुभकामनाएं हमें प्राप्त हुई। इसी क्रम में पुस्तक के विमोचन हेतु भी संतुष्ट यहाँ पर मिली थी, उसी को लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इसके बाद इस पुस्तक के लोकार्पण की श्रृंखला पूरे भारत में चलनी है, जिसकी शुरुआत 28 सितंबर को फर्रुखाबाद में होनी है। अब लोकार्पण और विमोचन में थोड़ा सा फर्क होता है। अभी जिस तरह से
कोई भी नदी अपने उद्गम स्थल से निकलती है, जैसे मां गंगा उद्गम स्थल से निकलकर अनवरत बह रही हैं, जो भी उसके संपर्क में आता है उसको लाभान्वित करती हैं। इसी प्रकार से हमारी यह पुस्तक जो मां वीरांगना अवंतीबाई जी के जीवन पर लिखी गई है, वो यहां से उद्घाटित होकर, जिसका पहला चरण फर्रुखाबाद में होगा, इसके बाद अनंत काल के लिए ये बहेगी और मानव जाति को लाभान्वित करती रहेगी। इसके कुछ मुक्तक मैं आपके समक्ष रखता हूं और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं इस पुस्तक के लोकार्पण के प्रथम चरण में फर्रुखाबाद के नव भारत सभा भवन में जो सम्मानित बंधु पहुंच सकते हैं वो पहुंचने का प्रयास करें, हमें खुशी होगी। आज इस विमोचन के कार्यक्रम में चूंकि हम कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे थे माननीय राष्ट्रपति जी, मुझे शाम में ही यहां से कार्यालय से जानकारी मिली, मैं यहां पर पहुंचा तो मेरे साथ साहित्यकार साथी तो नहीं आ पाए मेरे, परंतु हमारे बड़े भाई जसवंत सिंह राजपूत, बड़े भाई नरेंद्र सिंह यादव जी, एडवोकेट लक्ष्मीकांत जी, अमित राजपूत जी पत्रकार, रजत राजपूत जी, पुनीत राजपूत जी असिस्टेंट प्रोफेसर, शिवशंकर लोधी जी, और इसके अलावा यहां तक पहुंचने के लिए जो यात्रा मैंने की, माननीय विधायक राहुल लोधी जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं इनके अभिनंदन में एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय रामशंकर लोधी जी यहां पर बैठे हुए हैं, एक बार उनके भी लिए भी तालियां हो जाएं। फिर मैं दो मुक्तक पढ़ता हूं। मैंने ये काव्य लिखा है, अवंतीबाई जी ने शौर्य का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है और आजादी के लिए अपना श्रेष्ठ बलिदान दिया है। दो मुक्तक मैं पढ़ता हूं, फिर बात समाप्त करता हूं कि जीवन में यदा कदा कुछ ऐसे काम जरूरी होते हैं, जीवन में यदा कदा कुछ ऐसे काम जरूरी होते हैं, जब ख्याति लब्धता के संग संग गुमनाम जरूरी होते हैं। माना कि सृष्टि संचालन में होता है प्रेम प्रबल, लेकिन माना कि सृष्टि संचालन में होता है प्रेम प्रबल, लेकिन यह भी सच है कि कभी कभी संग्राम जरूरी होते हैं। यह भी सच है कि कभी कभी संग्राम जरूरी होते हैं। मां अवंती के लिए एक मुक्तक मैं पढ़ना चाहता हूं कि जब प्रथम समर की रणभेरी की गूंज गगन में छाई थी, जब प्रथम समर के रणभेरी की गूंज गगन में छाई थी, जंजीर गुलामी के खंडन की सबने अलख जगाई थी। भारत की तब दुर्दशा देख कुछ शांत भुजाएं फड़क उठी, तब भारत की दुर्दशा देख कुछ शांत भुजाएं फड़क उठी। उस समय श्रेष्ठ नेतृत्व रूप में मात्र अवंतीबाई थी, उस समय श्रेष्ठ नेतृत्व रूप में मात्र अवंतीबाई थी। हम चाहेंगे आप लोग पुस्तक को ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर उपलब्ध है और 28 को यदि आप लोग पहुंचते हैं वहां पर इसका स्टॉल भी लगेगा। बाकी मैं चाहूंगा अगली बार कभी अवसर मिला तो मैं अपने साहित्यकार साथियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप साहित्य को पढ़ेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जनपद सिद्धार्थनगर से चौधरी अमर सिंह पूर्व विधायक और पिछले 2022 में अपना दल से चुनाव लड़ चुके हैं, सोहरतगंज से, और आप सोहरतगढ़, आप सांसद चौधरी राम प्रसाद जी और सांसद श्री लालजी वर्मा जी, पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र वर्मा जी के माध्यम से चौधरी अमर सिंह पूर्व विधायक जी आज बड़ी संख्या में अपने साथियों के साथ पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद
उसके बाद जनपद गोरखपुर से श्री जफर अमीन डक्कू के माध्यम से श्री विद्यासागर जी बीएसपी छोड़ करके जो खजनी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं 2022 में, इन्होंने भी अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रम में विश्वास रखते हुए पार्टी में शामिल हुए हैं। एक दूसरे साथी आपके ही माध्यम से श्री जफर अमीन डक्को के माध्यम से जो पिछले दिनों में बीएसपी के जो कोऑर्डिनेटर रहे हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, श्री लालजी भारती जी भी पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हुए आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर भी पीछे नहीं है। बहुत अच्छी संख्या में आज इस साफा बांध करके सभी लोग सम्मान के साथ, जिनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्मान दिया है, अभी श्री सुधीर चौहान जी के माध्यम से, श्री सुधीर चौहान जी के माध्यम से ये जितने भी सम्मानित साफा बांधे हैं, ये सभी लोग पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं और माननीय बाबूजी उदयवीर सिंह जी के माध्यम से और जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर। आज पार्टी में शामिल हुए श्री सुधीर चौहान साहब आगे और संक्षेप में अपने विचारों को रखें। धन्यवाद संचालक महोदय, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय श्यामलाल पाल जी, मंचासीन, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता, युवाओं के दिलों की धड़कन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, साथ ही साथ मंच पर बैठे हमारे सीनियर गार्जियन हाजी सलामत उल्ला खान जी, महावीर सरपंच जी और परम आदरणीय गुरुजी उदय प्रताप सिंह जी, बाबा मैसी जी, सुधीर भाटी जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव जी, डॉक्टर अशरय गुप्ता जी, सुनील चौधरी जी, दिनेश प्रधान जी, सुंदर यादव जी, एडवोकेट गौरव सिंघल जी, अनिल पाल जी, अमित बैसोया जी, प्रिंस भाटी जी, अजीम जैदी जी, साकिर भाई और मंच पर सम्मानित हमारी पार्टी के सांसदगण और विधायकगण और विभिन्न जिलों से आए हुए मेरे युवा साथियों, मंच के माध्यम से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं अपना नमस्कार प्रेषित करता हूं। स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए बस 1 मिनट लूंगा स्वागत में, उसके बाद मैं अपना वक्तव्य रखूंगा। श्री श्रीपाल सिंह चौहान, चेयरमैन गन्ना समिति गढ़मुक्तेश्वर से मेरे साथ आज पार्टी में आ रहे हैं। इंद्रराज सिंह चौहान जी, प्रबंधक स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज। माननीय राजेंद्र सिंह चौहान जी, जो अध्यक्ष पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के, मेरे साथ आज पार्टी में है। राजपाल सिंह चौहान जी, मुंशी जी पलवाड़ा से, पिंटू चौहान जी, उमंग पंडित जी, विपिन चौहान जी, गजराज सिंह चौहान जी, पुनीत चौहान जी, वीर सिंह चौहान जी, मेरे बड़े भाई सूरजपान प्रधान चौहान सिंह, जरन सिंह प्रधान जी, उमेश चौहान जी, रोहतास चौहान जी, राजवीर चौहान जी, अक्षय मुखिया जी, गौतम लोहिया जी और सोनू चपराणा के साथ साथ मैं कहता हूं केवल सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में जो युवा यहां बैठा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। अध्यक्ष जी, मैं कुछ मुद्दों पर आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2017 में सरकार बदलती है। गौतम बुद्ध नगर से लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन्हों 5 मंडल, जिनमें मेरठ से लेकर सहारनपुर, मुरादाबाद,
अलीगढ़ और आगरा मंडल की अगर मैं बात करूं, बेतरमीन तरीके से भूमि के अधिग्रहण हुए। केवल कुछ पैसा दे देना, नया भूमि अधिग्रहण बिल 2013 पूरे भारतवर्ष में लागू होने के पश्चात भी किसानों की जमीनों को लूटकर करार के माध्यम से और 10-10, 12-12 साल सर्किल रेट न बढ़ाकर इन लोगों ने जो आर्थिक ग्रोथ का जो इंजन पेश किया है, वो सही मायने में केवल मुंबई से आए हुए पूंजीपतियों के साथ साथ जो गुजरात से आए हुए पूंजीपतियों के लिए वहां पर एक दरवाजा खोला है। और किसान अपना रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट का जो 10% का प्लॉट मिलना है, उसको जो सोशल इंपैक्ट, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात होनी है, सारा युवा आज अंधकार में डूब गया है। क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्ट लागू होने की वजह से वहां पर हमारे ग्रामीण विकास में कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक नहीं, केवल हमारी लोकतंत्र के 4 पिलरों को खत्म करके, अगर हमारा लोकतंत्र शुरू होता है तो विधायक से शुरू होता है, हमारे प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत वहां पर खत्म कर दिए गए हैं और लोकल बॉडी का कोई चुनाव नहीं है। शहर 2 वर्गों में बंट गया है, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक पूंजीवादी वर्ग और एक गरीब वर्ग। इस पीडीए के नारे के साथ मैं अपने आप को आत्मसात करते हुए एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछड़ा हर एक वो व्यक्ति है जो इस पूंजीवादी सरकार के कुचक्र में आकर केवल 1% लोगों के पास देश की 99% दौलत को गिरवी रख दिया गया है। हम सब पिछड़े हैं, कोई अगड़ा नहीं है इन जातियों के बीच में। इस क्रम को आगे बताते हुए, जैसा कि मेरे से पहले एक पुस्तक का विमोचन हो रहा था, 14,000 बलिदानों के बाद देश आजाद हुआ, एक नया सवेरा हमारे देश में आया। सवेरा इसलिए आया था कि हमारी हुकूमत होगी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात होगी, जीवन में परिवर्तन की बात होगी। लेकिन धीरे धीरे भारत आगे बढ़ा, बेसिक चीजों को, जहां पर बेसिक चीजों की हमारी मारामारी थी, लेकिन देश के इस ग्रोथ के इंजन में कब इस देश पर पूंजीवाद हावी हो गया, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें पता भी नहीं चला। लेकिन आज ये युवा आपके सामने बैठा है, ये युवा हमेशा एक बात करता है, किसी भी टीवी डिबेट पर चले जाओ, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के सिखा, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए कोई बात नहीं करता, उस वर्तमान की बात नहीं करता जिस वर्तमान में आज हम जी रहे हैं। अगर कोई बात करता है उस भूतकाल की जिसमें हम थे नहीं, और वो भविष्य की जिसमें हम होंगे नहीं, लेकिन वर्तमान में हमारी जो जरूरत है, इनको पूरा करने के लिए क्या काम होगा, इसे कौन पूरा करेगा इस बात को। इसी के साथ साथ मैं एक बात में और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हमारे 5 मंडल, हमसे अपेक्षा हमेशा रखी जाती है, लेकिन पहले हिंदू मुसलमान पे बात हुआ करती थी, आज हमारे महापुरुषों के नाम पर लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन एक आश्वस्त कर दे इस मंच के माध्यम से, मेरे साथ आए हुआ कोई युवा, ये सारे एक पगड़ी में बंधकर, ये किसान की पगड़ी में यहां पहुंचा है, ना ये धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर आया है, ये केवल अपनी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए हमारे यहां पर आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम अजगर कौम के साथ साथ, पीडीए के साथ जितनी हमारी अजगर कौम है, जिनको हमें अहीर, जैन, गुजर, ब्राह्मण के साथ साथ और जितने भी राजपूत हमारे हैं, हम मिलकर एक साथ करेंगे। हम जातीय संघर्ष नहीं करेंगे, हम समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे, हम अपने बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। कई पक्षों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, लेकिन मंच मेरा है, आज मेरी शुरुआत है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरे साथ आए हुए मेरे संघर्ष के साथी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जैसे रिंकू जैसे लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे महेंद्र यादव जी और महावीर सरपंच जी, और मेरे जो परम आदरणीय, मैंने सबसे पहले नाम लिया, हमारे बाबूजी हाजी समारतुल्लाह खान जी, जितने भी लोग मुझे उन्होंने समाजवादी पार्टी में आने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन अगर आप जिले में पता कीजिएगा, आज से नहीं, हमेशा मैं समाजवाद में विश्वास रखता हूं, क्योंकि हमारा जन्म ऊपर से तय होता है, हमारी परिणति ऊपर से तय होते हैं। कोई भी इंसान स्टांप लग के नीचे नहीं आता, तो आखिर जाति और धर्म के भेद पर हमारे देश को क्यों बांटा जाता है, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके संबोधन के माध्यम से एक बात चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेतरमीन तरीके से जो भूमि अधिग्रहण हो रहे हैं, इन पे आपको बहुत बड़ा मुद्दा, केवल पैसा दे देना ही भूमि का अधिग्रहण का पार्ट नहीं होता। रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट, जो हमें एक सोशल इंपैक्ट के रूप में दिए जाने वाले शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार का पार्ट, वो कहीं नहीं दिया जा रहा है। केवल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से लेकर एनजीटी की धज्जियां उड़ाते हुए, सारी इतनी धज्जियां उड़ाते हुए बेतरमीन जरिए से भूमि अधिग्रहण हो रहा है, और अधिग्रहण नहीं हो रहा, वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमियों को छीना जा रहा है। इस पर आप ध्यान आकर्षित कराइए, और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बच्चा हम जाति में नहीं लड़ेंगे। 2027 में इस प्रदेश का सरताज बनेंगे माननीय अखिलेश यादव। और एक चीज और मैं आपको आग्रह करना चाहूंगा, केवल 2027 ही नहीं,
हमारी पार्टी में पोटेंशियल है, हमारे यूथ में पोटेंशियल है। आप मुख्यमंत्री बनेंगे और 2029 में लोकसभा में 1/3 की अगर भागीदारी होगी तो समाजवादी पार्टी की होगी, इस युवा की भागीदारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करता हूं और बार बार आपके इस प्यार के लिए कि आपने मुझे एक छोटे से किसान नेता को यहां पर बुलाकर सम्मान दिया और बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं चौधरी अमर सिंह जी पूर्व विधायक को, जो आज पार्टी में शामिल हुए हैं, आप आवे और संक्षेप में अपना उद्बोधन दें। आ जाए। आइए संक्षेप में अपना उद्बोधन दें। संक्षिप्त नहीं रहेगा। हिम्मत के साथ सच को उठाने की बात है, हिम्मत के साथ सच को उठाने की बात है, दर्पण फरेबियों को दिखाने की बात है। मैं मानता हूं सूर्य को कोहरे ने ढक लिया, मैं मानता हूं सूर्य को कोहरे ने ढक लिया, लेकिन इस आवरण को हटाने की बात है। बहकाएगा हमें तुम्हें कब तक कोई जनाब, बहकाएगा हमें तुम्हें कब तक कोई जनाब, इतना यकीन खुद को दिलाने की बात है। अब न सिर्फ भाषणों से बहलेगा आदमी, अब न सिर्फ भाषणों से बहलेगा आदमी, भूखा है पेट आग बुझाने की बात है। बड़े ही सौभाग्य से लंबे अरसे के बाद तथागत की धरती पर मैं पैदा हुआ, जनपद सिद्धार्थनगर से 17 से पहली बार जब प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत की राजनीति के सफर में मैंने तय किया, तभी से मन बना कि आदरणीय नेताजी के, पूजनीय डॉक्टर लोहिया के, बाबा साहब अंबेडकर के, ज्योतिबा राव फूले के, साहू जी महाराज के विचारों को किस ढंग से आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे सिर्फ समाजवादी पार्टी का झंडा और ये प्लेटफार्म दिख रहा था, भले मैं सत्ता में था 17 से 22 तक। ये मेरा सौभाग्य रहा है। आज समाजवादी पार्टी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से सिपाही बना। हमारे साथ साथ जनपद सिद्धार्थनगर से, सोहरतगढ़ विधानसभा से, जनपद के सभी विधानसभाओं से लोग आए हैं और आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिल की गहराइयों से, अपने पूरे जनपद की ओर से, अपने विधानसभा की ओर से, अपने परिजनों की ओर से हृदय से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, हम तो इस काबिल न थे, कदरदानी आपकी। और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हमारे जनपद के वरिष्ठ नेता, प्रदेश नहीं देश के जाने माने समाज सेवी में, नेताओं में जिनका नाम है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के विरोधी दल के नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी हैं। और हमारा सौभाग्य, आप सबका सौभाग्य है आज कि टीवी पर देखते थे पूजनीय नेताजी को, जिन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया, आशीर्वाद दिया। आज ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके बीच में बैठ करके आदरणीय गुरु जी हम सबको भी आशीर्वाद दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में बस्ती के माननीय सांसद जी, अंबेडकर नगर के माननीय सांसद जी, महमूदाबाद के पूर्व विधायक जी, हमारे जनपद के जिला अध्यक्ष आदरणीय लालजी यादव जी, समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक गण हैं,
समाजवादी पार्टी के माननीय सम्मानित नेतागण हैं, कुछ क्षमा करिएगा, थोड़ा नाम पहली बार है तो धीरे धीरे स्मरण हो जाएगा, तो सबका छूटेगा नहीं, लंबा सफर, कई लोगों का नाम भी है। सामने बैठे हुए आज संकल्प ले रहे समाजवादी पार्टी में भी भूल रहे होंगे तो समाजवादी पार्टी के झंडे को लहराते हुए, नेताजी के, डॉक्टर लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाते हुए 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बने उत्तर प्रदेश में, इसका संकल्प ले रहे हैं हम लोग। आज मैं तो थोड़ा सा बीच में भटक गया था, क्षमा प्रार्थी है। संयोग से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे प्रति हमेशा आशीर्वाद रहा है, पार्टी का आशीर्वाद रहा है, लेकिन एक तो पीला गमछा वाला आ गया, मेरा गड़बड़ कर दिया। अब गड़बड़ तो बहुत हुआ, तो उसके लिए मैं अपने आदरणीय नेता विरोधी दल से क्षमा चाहेंगे, कहीं गया नहीं था। मैं तो बस आपके इर्द गिर्द में ही रहता था, काम करता था, लड़ाई लड़ता था। पीडीए का मैं शुद्ध चुना हुआ सिपाही हूं, मैं पीडीए की बात करता हूं। तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, अभी बहुत कुछ कहना है और करना है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी का आशीर्वाद देके सिपाही बना के मुझे आज धन्य किया, और मैं आप सबकी अदालत में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अगुवाई में यह संकल्प लेता हूं कि समाजवादी पार्टी का झंडा लेके आपके श्री चरणों में मरना और जीना दोनों तय करता हूं मैं। और जनपद सिद्धार्थनगर की ओर से 20 लाख लोगों की ओर से, अपने पीडीए परिवार की ओर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं भरसक कोशिश करके वादा करता हूं कि आपका ये बनाया हुआ समाजवादी पार्टी का सिपाही 2027 में 5 की 5 सीटें जीत करके आपके झोली में लाए। इतना कोशिश करूंगा मैं बहुत कुछ ना कहते हुए, चूंकि ये आज तो परिवार का मंच है, बहुत कुछ कहना सुनना है, क्योंकि कहने के लिए डबल इंजन की सरकार कुछ छोड़ी नहीं है, उसको कहने के लिए भी लंबा प्लेटफार्म मिलेगा, बहुत कुछ कहना है, कहा जाएगा। अंत में मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सादर प्रणाम करते हुए, अपने वरिष्ठ जनों को प्रणाम करते हुए और आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबका आशीर्वाद देते हुए कि मैं यही आशीर्वाद चाहता हूं कि आप सबका आशीर्वाद मिले और समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करें हम लोग, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद गोरखपुर से श्री विद्यासागर जी। आज इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार में जो नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं परम आदरणीय सांसद आदरणीय श्री राम प्रसाद चौधरी साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं परम आदरणीय सांसद आदरणीय श्री लालजी वर्मा जी, तथा आज जो समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने वाले सभी यहां पर उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी लोगों का गोरखपुर जनपद से विद्यासागर उप छोटे भाई की तरफ से आप सभी लोगों का समाजवादी परिवार में तहे दिल से हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, मुझे 2022 में चुनाव लड़ने का मौका मिला था और मेरे गोरखपुर बस्ती मंडल में 28 विधानसभा सीटें हैं और अपने संघर्षों की बदौलत
जहां पूरे 2800 विधानसभा में लोग 25,000 26,000 में सिमट गए बहुजन समाज पार्टी के, आप लोगों के आशीर्वाद की बदौलत में 47,000 मत पाने का अधिकारी प्राप्त हुआ और पूरे गोरखपुर बस्ती मंडल में सबसे ज्यादा वोट का रिकॉर्ड मेरे पास रहा, जिसमें व्यक्तिगत रूप से मेरे पास 25 से 26,000 वोट उस समय रहा। और मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि खजनी विधानसभा पूरे गोरखपुर के 9 विधानसभा में अपना प्रभाव डालेगी, सभी जाति वर्ग समाज में सभी लोगों में अपना, क्योंकि आपका जो तरीका है शिक्षा मित्रों के संघर्ष के लिए, अध्यापकों के संघर्ष के लिए, पुरानी पेंशन नीति के लिए, चिकित्सा शिक्षा सड़क पानी बिजली के लिए, उससे पूरे उत्तर प्रदेश के सर्व समाज की जनता आपके ऊपर आशावादी निगाहों से देख रही है कि आप 2027 में उत्तर प्रदेश की कमान को लेकर के, और जो भी हमारे, चाहे हमारे चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, आंगनवाड़ी हैं, और जितने भी हमारे नौजवान बेरोजगार हैं जो पूरी तरह से जूझ रहे हैं, आपको बहुत ही आशा भरी उम्मीदों के साथ लोग 2027 में आपको ताज देना चाहते हैं कि जो विगत 14 साल से 15 साल से लोग झेल रहे हैं उसकी बीमारी को आप दूर कर सकें। और इसी के साथ साथ जिनके सहयोग और आशीर्वाद से मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आदरणीय जफर अमीन डक्कू साहब और हमारे गोरखपुर के जनपद के जिला अध्यक्ष आदरणीय ब्रिजेश कुमार जी का तहे दिल से हार्दिक वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय संविधान, जय समाजवाद। ठीक रहिए। अब इसके तत्काल बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस से वार्ता करेंगे। लिस्ट मैं सबसे पहले नोएडा से हमारे साथ आए समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे किसान नेता, क्रांतिकारी और लगातार संघर्ष करने वाले सुधीर चौहान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। न केवल मैं उनका, उनके साथ साथ बहुत जिम्मेदार लोग, सम्मानित लोग जो लगातार किसानों के सवालों को लेकर के उनके हक, उनके सम्मान को दिलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। वहीं हमारे साथ जो आज जुड़ रहे हैं पूर्व में रहे विधायक अमर सिंह चौधरी जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके आने से समाजवादी पार्टी को जहां मजबूती मिलेगी, वहीं समाजवादी पार्टी का लगातार पीडीए परिवार को बढ़ाने का जो लगातार हम लोग का प्रयास है, उसमें जुड़ने से हमारे पीडीए परिवार को और आगे बढ़ने का मौका मिलने जा रहा है। वहीं सामाजिक न्याय के राज के स्थापना के लिए जो संघर्ष समाजवादी पार्टी कर रही है, उसमें हमें उनके जुड़ने से बहुत बड़े पैमाने पर ताकत मिलेगी। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। उनके साथ बड़ी संख्या में जो उनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनका भी आभार, क्योंकि इतने लोग नहीं आ सकते थे, बड़ी संख्या में जिले में ही लोग हैं। मैं उन साथियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज हमारे साथ विद्यासागर जी और लालजी भारती जी जो जुड़ रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आज हमारे साथ आए हैं। न केवल वो दोनों लोग आए हैं, बल्कि उनके साथ बड़ी संख्या में साथी जो आज यहां पर हैं, गोरखपुर और आसपास के जिलों में जो बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर काशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी जो लगातार संघर्ष करते रहे, उनका लगातार ये रास्ता रहा कि लोगों को सामाजिक न्याय मिले, हमारे गरीब और पीड़ित परिवार के लोगों का जो हक और सम्मान छीना जा रहा है, वो हक सम्मान मिले और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम सब लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि 2027 में पीडीए सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम करेंगे। मैं
नोएडा से बात इसलिए शुरू करना चाहता हूं कि दिल्ली का किनारा है। नोएडा में न केवल नोएडा के लोग और आसपास के लोग रहते हैं, बल्कि अगर हम देखें तो दुनिया के तमाम देशों के लोग वहां रहते हैं, कारोबार कर रहे हैं, और वहां के लोग कारोबार से जुड़े होने की वजह से आज नोएडा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर है। लेकिन जो हमारे किसान हैं, जिनकी जमीन पर वो तमाम खुशहाली और तरक्की लाने का जो प्रयास चल रहा है, अगर किसानों के साथ धोखा होता है तो मैं समझता हूं ये विकास और विकास का रास्ता नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आज अपने नोएडा के आए हुए सुधीर चौहान जी के साथ साथ जितने भी किसान साथी हैं और जो नहीं आ पाए, उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में जो आपकी मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। क्योंकि जमीन बढ़ नहीं सकती। जितनी खेती है, खेती करने लायक जो जमीन है, वो एक्सपेंड नहीं हो सकती है। लेकिन लगातार जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, विकास हो रहा है, या विकास के लिए जो जरूरत पड़ रही जमीन, हमारी जमीन सिकुड़ती चली जा रही है। और वहीं जो फैसले सरकार को लेने चाहिए थे, जिससे हमारा किसान खुशहाल होता, खुशहाली तो दूर, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार साजिश षड्यंत्र करती है और जो कानून है, कानून की परवाह न कर करके, दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके, डरा करके, उनसे करार करके, सहमति कर करके जो जमीन छीनने का सिलसिला जारी हुआ है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और भविष्य में किसानों को सर्किल रेट बढ़ा करके मार्केट वैल्यू दिलाने का काम हम लोग करेंगे, जिससे कि हमारे किसान भी खुशहाल हों। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का यह प्रयास होगा कि आपको लखनऊ आने में 5-5.5 घंटे से ज्यादा समय ना लगे। इस तरह की सड़कें हालांकि बना करके समाजवादियों ने दिखाई है, लेकिन भविष्य में वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना करके देंगे, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को तो लाभ पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वहीं हमारे किसान, हमारे गरीब नौजवान, उनको रोजगार और नौकरी के भी अवसर बनने का और मिलने का मौका मिलेगा। जहां आज हम लोग यहां बैठे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का कार्यक्रम कर रहा है। ये तब कर रहे हैं जब ये भूल चुके हैं कि अमेरिका ने अभी अभी टैरिफ लगाया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का प्रचार किया इन्होंने। लेकिन जो हमारे कारोबार करने वाले लोग हैं, जिनका नुकसान हो रहा है टैरिफ की वजह से, उनके लिए क्या सरकार ने फैसला लिया, अभी तक सरकार सामने नहीं आई है। कम से कम सरकार को जो कारोबार का नुकसान हो रहा है, उसके लिए मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे हमारा कारोबार चलता रहे, कारोबार के लोगों का नुकसान ना हो। जहां पंचायत, ग्राम पंचायत और हमारे गांव की सभी पावर छीन ली गई है लगभग नोएडा जिले में। आने वाले समय में हमारे गांवों का विकास कैसे हो, गांव का विकास शहरी विकास से कैसे जुड़ सके, उसके लिए भी अगर हमें उन्हें कोई न कोई रास्ता निकाल करके उन्हें भी अधिकार देने का काम करना पड़ा, तो चाहे हमें कोई भी बदलाव लाना पड़ेगा, जो उनके अधिकार छीने गए हैं उन अधिकारों को देने का काम करेंगे, क्योंकि जो हमारे गांव है वो भी खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़े। मैं सभी साथियों का फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे जो साहित्यकार कवि हेमंत सिंह राजपूत जी, जिन्होंने पहले भी हम लोगों के बीच में आकर के बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आज अपनी लिखने के तरीके से, कविता से ये जो समाज की सेवा कर रहे हैं, और तमाम वो लोग वीरांगना महारानी अवंतीबाई जैसे महापुरुष लोग जिनको हम भुला देते हैं, उन्हें उनकी यादों को जीवित करना, उनका संघर्ष, उनको सम्मान दिलाने का काम करें। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, हेमंत सिंह राजपूत जी को और उनके सभी साथियों को। साथ ही साथ ये
सेवा सिंह जी को और उनके परिवार को, आदरणीय बाबूजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत पुरानी किताब और एक बहुत अच्छी किताब जिसमें बड़ी जानकारी है, न केवल भारत के लोगों के विदेश में बसने का, बल्कि उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। पहला गिरमिटिया जो, हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात है गांधी जी, उनकी जानकारी उनके बारे में। लेकिन वहीं उस समय नेताजी ने जो सहयोग किया, और यहां जितने भी साहित्यकार, हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे कि अगर नेताजी के पास कभी कोई आ गया होगा और कभी उन्हें जरूरत महसूस की होगी कि इस तरह के काम से समाज की सेवा होगी, तो कभी भी नेताजी पीछे नहीं हटे। उस समय जो सहयोग किया है, मैं समझता हूं उस समय का जो हजारों का सहयोग है वो लाखों का रहा होगा। अगर हम आज उसकी वैल्यू देखें तो उसी का परिणाम ये है कि आज हमारे पास इतना बड़ा इतिहास हमारे हाथ में है। हमें उम्मीद है इसको लोग पढ़ेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। मैं इनको भी बधाई देता हूं। वहीं हमारे बहुत जिम्मेदार पार्टी के संगठन के नेता और वाराणसी के बहुत ही पुराना सम्मानित परिवार, उनका साथी और समाजवादी संगठन का हमारा पदाधिकारी, जब भी वाराणसी में प्रधानमंत्री जी आते हैं या मुख्यमंत्री जी आते हैं, सबसे पहले पुलिस इन्हीं के घर भेज दी जाती है। न जाने कितनी विजिट हुई होंगी, जितनी उन लोगों की विजिट हुई है उतनी ही विजिट पुलिस की इनके घर पे हुई है। इन्हें सुरक्षा नहीं दी गई है, इन्हें सुरक्षित माहौल में बैठा दिया जाता है। और जो उनके सवाल है बहुत बुनियादी सवाल है कि जो सीवेज है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो एनटीपीसी का प्लांट लग रहा है, उसकी वजह से बड़े पैमाने पे जो आबादी वहां पर रह रही है, उसके स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर सवाल है जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है। कोई प्लांट लगे, विकास हो, उसके खिलाफ हम नहीं है, लेकिन अगर आबादी के बीच में लग रहा है तो सोचिए वहां के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की अगर चिंता नहीं होगी तो ऐसे विकास के साथ हम लोग कभी खड़े नहीं हो सकते। कि अगर स्वास्थ्य का नुकसान होगा, उनके शरीर का नुकसान होगा, तो हम सब मिलकर के उसका विरोध करेंगे। हमारी मांग है कि जो वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, एनटीपीसी या अन्य संस्थानों के माध्यम से लग रहे हैं, कम से कम आज के समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी पॉल्यूटेंट बाहर नहीं आ सकता, पॉल्यूशन नहीं हो सकता है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। सरकार खुद ही कह रही है कि हमारा बजट सरप्लस है। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना कि सरकार ये कह रही है कि हमारा बजट सरप्लस है। पहली बार। अगर बजट सरप्लस है तो हमारे वाराणसी और प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र के लोग क्यों जान खोएं? क्योंकि अगर ये पॉल्यूशन नहीं रुकता है तो हो सकता है इनकी आंखें खराब हो जाएं, शरीर खराब हो जाए, कैंसर हो जाए। न केवल इनको फेस करना पड़ेगा बल्कि आने वाली पीढ़ी जो है उससे भी फेस करना पड़ेगा। इसलिए हमारी मांग है कि अगर प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में इतना बड़ा कारखाना लगा है या इस तरह का पॉल्यूशन के खत्म करने के लिए प्लांट लग रहा है तो वो पूरे मानक के साथ लगे, आज के समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से लगे, तभी वहां के आसपास के लोगों का जीवन बचेगा, जीवन सुरक्षित होगा। केवल एक जगह नहीं, एनटीपीसी तो बहुत मुनाफे में होगा। हमारे सांसद लालजी वर्मा जी हैं, ये जानते होंगे, इनके क्षेत्र में लगा है कारखाना एनटीपीसी का। एक तो हम ही लोगों ने लगवाया 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, एक यूनिट समाजवादी सरकार में लगी। वहां के गांव और आसपास के लोगों को पॉल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर राख उड़ती है, एयर पॉल्यूशन है। जो प्रोसीजर उन्हें अपनाना चाहिए राख को ढोने के लिए, राख को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ठेकेदारों से मिलकर के वो पूरा पैसा खा जा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर राख उड़ रही है।
जो आंखों में सांस के लिए या पेड़ पत्तों के लिए या वहां के जो जितनी भी खेती बाड़ी उसको नुकसान पहुंचा रही है। हमारी मांग है कि एनटीपीसी अंबेडकर नगर में जो कारखाने लगे हैं, जो उनकी बड़ी बड़ी चिमनियां हैं, उनके फिल्टर प्लांट आधुनिक हों, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो आज के समय पर सबसे बेस्ट जो हो सकता है वो फिल्टर प्लांट लगना चाहिए, जिससे कि वहां के आसपास का एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहे, लोगों का जीवन का नुकसान न हो और भविष्य में उनको इलाज के लिए दूसरी जगह न जाना पड़े। हमें उम्मीद है सरकार फैसला लेगी। वहीं सरकार काम के अलावा गंजिंग कर रही है। हमारे जितने पत्रकार साथी हैं ये जानते होंगे, जब गंजिंग करने कोई जाता है तो बहुत कपड़े वपड़े ढंग के पहन के जाता है, तैयारी के साथ जाता है। पता नहीं सरकार को पता ही नहीं कहां की गंजिंग कर रहे हैं। और सच्चाई यह है, जिन्होंने जीएसटी लगा करके लूटा, खजाना बना लिया, इकट्ठा कर लिया, आज वही लोग जनता को धोखा देने के लिए निकले हैं। बताओ, 9 साल में इनको पता लगा कि दूध महंगा हो गया है, दही महंगा हो गया, खाने पीने का सामान महंगा हो गया, किताबें महंगी हो गई हैं, कपड़ा गरीब का महंगा हो गया। सोचिए, 9 साल बाद पता लगा इन्हें। अभी तक कितना इन्होंने इकट्ठा किया होगा, क्या उसकी भरपाई होगी? और जो जानकारी मिल रही है व्यापारियों के माध्यम से, ये एक तरफ तो कम कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी बढ़ा करके वही ले रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि ये मुनाफा कमाने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फैसले, उनकी सरकार के फैसले यही हैं कि वो मुनाफा कमाने दे रहे हैं। ये जब तक मुनाफा कमाना बंद नहीं होगा तब तक महंगाई कम नहीं हो सकती है। ये जीएसटी का कम करना धोखा देना है। कल भी मैं एक बड़े अखबार का सबसे बड़ा एड, फुल पेज एड देख रहा था। मैं किसी क्रीम पे 2 रुपए कम हो गए, किसी और शैम्पू पे 3 रुपए कम हो गए, 4 रुपए कम हो गए। अगर ये बात गलत है तो सरकार बताएगी मैं गलत बोल रहा हूं। और वो भी बड़ा बड़ा विज्ञापन है। आप बताइए, क्रीम पर 2 रुपए 4 रुपए कम हो जाएं तो हमारे किसान को क्या लाभ है इससे? अगर मुख्यमंत्री ये बताएं कि शावर जेल से, बॉडी लोशन से जो कम हो गया, इससे बताइए किसान को क्या लाभ है? हमारे नौजवान को कौन सी नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया, कौन सा कारोबार बढ़ गया? क्योंकि सरकार के पास कोई नैरेटिव नहीं बचा, सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए ये धोखा देने के लिए गंजिंग करने निकले हैं। गंजिंग करने वालों को सबक सिखाने का काम करेंगे। गंजिंग और गांजा, आज ही एयरपोर्ट पर जो गंजिंग कर रहे हैं उन्हें पता होगा, अखबार पढ़ा होगा उन्होंने, कि 2 माह में 44 करोड़ गांजा पकड़ा गया। बताइए, अगर हम ये थोड़ा गलत पढ़ें तो मामला गड़बड़ा जाएगा। गंजिंग और गांजा, थोड़ी हिंदी हमारी गड़बड़ा जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भविष्य में हम आपको भरोसा दिलाते हैं। बहुत देर बाद हंसे तुम। यही समाचार है और क्या। भविष्य में ये इस महंगाई को कम करने के लिए समाजवादी पार्टी संकल्प लेती है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी ने जो दाम बांधो नीति को लेकर के समय समय पर बात रखी थी और सरकार बनने पर कुछ चीजों पर अमल किया गया था। हम उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि 2027 में सरकार बनने के बाद दाम बांधो नीति को लागू कर करके जरूरत की चीजों को सस्ता करने का काम करेंगे। उसकी कीमत
कुछ भी हो, एक दाम बांधो नीति जो डॉक्टर राम लोहिया जी ने दी थी, समाजवादियों की है, उस दिशा में हम लोग काम करने का काम करेंगे। एक बार फिर मैं नोएडा और आसपास के लोग आए उनका धन्यवाद देता हूं, और खासकर हमारे अमर सिंह चौधरी जी का विशेष धन्यवाद। इनके आने से हमारी पार्टी को और लाभ मिलेगा। हमारे गोरखपुर के साथी आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं, राजनीतिक तौर पर उनको सम्मान देने का काम और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर के माननीय काशीराम जी के रास्ते पर चले हैं। हम लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए आपके साथ खड़े होकर के समाजवादी लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्या चीज? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, दोनों बहुत सेंसिटिव है। हमें आपको ये देखना चाहिए इसकी जड़ में कौन है। उस विषय पे हमें कुछ नहीं बोलना। हालांकि वो बहुत खराब बात हो जाएगी, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आपको सवाल, इससे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए था। आप सोचिए, पुलिस किडनैपिंग कर रही है उत्तर प्रदेश में, पुलिस के लोग किडनैपिंग कर रहे हैं, फरौती में 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। और कानपुर की घटना आपको पता ही है। जिस समय सच्चाई से खुलासा होगा, बड़े पैमाने पे आईपीएस, बड़े पैमाने पे पुलिस के अधिकारी, बड़े पैमाने पे बीजेपी के लोग शामिल निकलेंगे, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे थे कानपुर में। सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपराधी पुलिस और बीजेपी एक हो? ये तिगड़ी, अभी तक तो हम लोग चुनाव की तिगड़ी देखते थे कि चुनाव आयोग, सरकार के अधिकारी और बीजेपी तीनों मिलकर के काम करते थे। कानपुर में एक कदम आगे अपराधी, बीजेपी और पुलिस मिलकर लोगों को परेशान कर रही थी। हालांकि धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। बीजेपी का कार्यालय खोल दिया जाए। हम लोग हिंसा के पक्षधर लोग नहीं हैं, और बीजेपी के लोगों को भी हिंसा के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए लोगों को। ये कौन सी नई बात हो रही है? ये तो जमकर के पिटाई है, डब्बे टकरा रहे हैं। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, याद कीजिए आप। अभी तक तो हम और आप लोग देख रहे थे इंजन टकरा रहे हैं, अब तो डब्बे भी टकरा रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो सफेद टेबल पर बैठ करके समझौता कब कराया जाएगा। मुझे नहीं उम्मीद है कि समझौता करा पाएंगे, क्योंकि वहां पर सम्मान की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में अब जाति का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है, आपको जाति के नाम पे आंदोलन के विरुद्ध का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपके को प्रभावित करेगी? ये ने इस पर कहा है कि इसलिए इस पर रोक लगाई है ताकि लोग अपना हक न मांगे। वैसे मैं अपना पक्ष रख चुका हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है। जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है, और जो भी आरक्षण है यहां पर वो जाति के आधार पर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण दिया है संविधान में, जाति के हिसाब से मिला है। और उसके बाद मंडल कमीशन जो बना, उसकी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में यही चर्चा हुई कि आखिरकार हम आरक्षण कैसे दें। उस प्रस्तावना में यही बात निकल करके आई, क्योंकि जाति के आधार पर हम पिछड़े हैं, इसलिए जाति के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर घबराए हुए हैं। ये पीडीए की एकता से घबराए हुए हैं, बहुजन समाज की एकता से घबराए हुए हैं, इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं। और जब से समाजवादी पार्टी ने ग्राफ जारी किए, ग्राफ
बना करके, जिसमें हम लोगों ने सवाल पूछा उनसे कि बताइए एसटीएफ में पीडीए कितने हैं, या किसी जिले का हम लोगों ने ग्राफ करके सूचना दी कि इस जिले में न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पीडीए परिवार का कोई है ही नहीं। कोई विभाग उठा करके देख लीजिए आप, यही विभाग जिसमें 44 करोड़ गांजा पकड़ा गया है, पीडीए के लोगों को दुकान ही नहीं मिली, किसी को कब्जा किसका है उस पे। तो ये पीडीए की लड़ाई से घबराए हुए लोग हैं कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब लोग मिलकर के एक हो रहे हैं, और उन्होंने पिछले 9 साल से देखा कि किस तरीके से ये सरकार अपमानित कर रही है। अपमानित ही नहीं कर रही है, ऐसी जगह से कब्जा कर लिया है, प्रचार के लिए वहां भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, तो सच्चाई भी नहीं पहुंच पा रही है। हमारे कैमरे तो सही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन टीवी पे चलता कुछ और है। ये लड़ाई बड़ी है, इसलिए घबराए हुए हैं लोग, जिन्हें आरक्षण खत्म करना है। और फिर जो हरिजन एक्ट है वो तो जाति के आधार पे गाली करो, जो पूरा एक्ट ही इसी लिए बना है, जाति के हिसाब से तो अपमानित हो रहे हैं। ये बताए सरकार की गंगा जल से धोने वाले मकान को, उसके लिए क्या कानून लाए हैं, और जिन्होंने धुलवाया उन पे कार्रवाई क्या हुई है। न केवल वो, बल्कि मंदिर में जिसमें हम लोग गए थे, मैं खुद मंदिर में गया, वहां के पुजारी, वहां के पंडित जी मना कर रहे थे कि गंगा जल से मंदिर मत धोइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया था। जिस दिन ये जवाब बता देंगे कि आखिरकार क्यों धुलवाया था, उसी दिन हम उनकी बात मान लेंगे। और अगर ये बात नहीं बता पाते हैं तो ये सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की कि पीडीए और समाजवादी पार्टी ने सबका भरोसा जीता है। जो विकास और जो सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए संघर्ष पार्टी ने किया, हमें उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर लोग और जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के आंदोलन से। अरे मैंने इतना बता दिया, उसी में निकाल लो जो निकालना है। हमने कहा जब तक ये नहीं बताएंगे गंगा जल से क्यों धोया, हमारी लड़ाई चलती रहेगी सामाजिक न्याय की। और आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में आरक्षण क्यों दिया, ये तो पढ़ना चाहिए आपको। वो पढ़े ही नहीं है जो सरकार के लोग बैठे हुए हैं। वो घबराए हुए हैं कि उनकी पोल खुल जा रही है आजकल सोशल मीडिया से, यूट्यूब पर। समस्या है पत्रकार साथियों ने बिजली विभाग भ्रष्टाचार को सब उजागर किया, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। तुम हाईकोर्ट जाओ, हाँ क्या हमें उम्मीद है कि आपकी बात कोई सुनेगा, न्याय मिलेगा। क्या हुआ, पत्रकार को जेल भेज दिया? नहीं, जेल कार्रवाई हुई। तो डरा रहे हैं तुम्हें, तो डर क्यों रहे हो? तुम्ही पे हुई है, तुम्ही पे हैं, इन्हीं पे हुई है। क्या भ्रष्टाचार खोल दिया तुमने? विद्युत विभाग का मामला है और उसकी खबरें मैंने कई दिन प्रकाशित किया और उसमें अमोली चौकी इंचार्ज भी संलिप्त हैं। उन्होंने कहा कि आप जाके मामले को सॉर्ट आउट कर लो, मैंने मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने और जेई ने मिलकर मेरे नाम में फाइल ये मैं आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार में। एक एक विभाग में बड़े पैमाने भ्रष्टाचार है। अभी एक विधायक ने उनके ने बताया कि 10% तो हमारा है। लोग बुरा मान गए, बोले हम तो ज्यादा लेते थे, बताएगा 10%। सोचिए आप 10% खुले मन से बोल रहे हैं विधायक जी, तब कुछ नहीं हो रहा। और एक बीजेपी के विधायक ने टेबल पे फेंक दिया है अधिकारी के सामने पैसा कि लो पैसा तुम्हें, तभी तुम हमारा काम करोगे। और वो ही नहीं, आप में से कोई नहीं बताया। ये बताओ वो उत्तराखंड में पैसा किसका पकड़ा गया था? आप बताओ, सब जानते हो।
सब घबराए हुए इस तरह के पत्रकार, एक बहादुर पत्रकार है, मैं बधाई देता हूं इस पत्रकार को, कम से कम भ्रष्टाचार इसने खोला है। तो कल को हमें भी तो नहीं फेस करना पड़ेगा, तो हम लोग नाराज नहीं हो सकते ऐसे लोगों से। अब सही उत्तराखंड में कितना रुपया निकला बताइए आप, और हम तो मांगते मांगते थक गए। वो कानपुर वाला पैसा ही तो दे दो, हमारा चुनाव तो लड़ लें हम लोग। वो भी तो बीजेपी का ही था, निकला। सोचिए आप, बीजेपी का निकला। और हमें आपको उलझाया हुआ है कि क्रीम पाउडर शैम्पू में 2 रुपए कम हो गए, 4 रुपए कम हो गए। अच्छा आप खुद बाजार जाइए, हम भी जाएंगे बाजार। ये जो बुलवाया जा रहा है ना स्टेटमेंट, ये सब बीजेपी वाले हैं। कल मैं स्टेटमेंट देख रहा था कई लोगों को, ये वो लोग हैं जो मुनाफा कमा रहे हैं, बड़े पैमाने पर मुनाफा कमा रहे हैं, उन्हीं के इंटरव्यू लेने के लिए आपको भेजा जा रहा है। ये बात हमें समझ में नहीं आती क्या? जो ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, और मुनाफा कमाना ही भ्रष्टाचार होता है ज्यादा। अखिलेश जी, बीजेपी के सांसद हैं रवि किशन, वो कह रहे हैं कि जीएसटी पर 50% की छूट हो गई है। आपको जैकेट 3000 रुपए की मिल रही थी, वो मात्र 16 रुपए मिल जाएगी, और फ्लोर वाली की मात्र 45 रुपए मिल जाएगी। मेरे पत्रकार साथी, गर्मी में कौन जैकेट पहनेगा? अच्छा गर्मी में तो वैसी सस्ती बिकती है, आप बताइए सर्दी में एसी सस्ता बिकता है कि नहीं बिकता है? कमाल हो गया, ये कोई बात नहीं। अरे गर्मी में आप जैकेट खरीदोगे, गर्मी में जैकेट तो ऐसी सस्ती मिलती है। प्रदेश की राजधानी में एक कैबिनेट मंत्री को निजी अस्पताल में इलाज करवाना पड़ रहा है, आम जनता का सरकारी अस्पताल। केवल निजी अस्पताल मत, मैं उनके स्वस्थ होने की और कामना करता हूं, जल्दी स्वस्थ हो, अच्छा स्वस्थ हो, और जो भी संबंधित डॉक्टर देख रहे हो, मैं उनसे भी कहूंगा कि जल्दी अच्छा इलाज कर दें उनका। ये समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ मेदांता हॉस्पिटल है, जिसका शिलान्यास नेताजी हम लोगों ने किया था। और ये बात भी ठीक है कि प्राइवेट हॉस्पिटल इधर बड़े हैं, और नोएडा में भी हम लोगों ने जगह दी थी उनको। हमें उम्मीद है कि सरकारी अस्पताल भी के साथ साथ ये जो प्राइवेट अस्पताल बन गए बड़े बड़े, ये इलाज सस्ता करेंगे। जब आपके अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलेगा, क्वालिटी का इलाज मिलेगा, तो कोई भी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाएगा। मलेशिया बहु वहाँ पे तमाम लोग रहते हैं, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, और वो ये किसी बिल्डर से मिलकर के जमीन बेच दी होगी, ये किसी बिल्डर को जमीन बेच दी होगी। उस बिल्डर को सावधान रहना चाहिए, समाजवादी लोग देख रहे हैं इस बात को। हैं? हम लोग हिंसा के पक्ष में लोग लेंगे, हम लोग हिंसा के पक्ष में नहीं। जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे मान के 6 साल से पब्लिक सर्वेंट वहाँ पे कमीशन नहीं तैयार किया गया है। लेह लद्दाख के लोगों की जो मांग है, लेह लद्दाख के लोगों की जो मांग है, वहां के लीडर्स, वहां के काउंसिल के लोग, वहां के रिप्रेजेंटेटिव को जो भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था कि स्टेटहुड और उनको पावर्स वापस की जाएंगी। याद रखिए, मुनाफा कमाना ही भ्रष्टाचार नहीं है। नेताजी और समाजवादी लोग कहते थे वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार है। ये जो वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी का परिणाम है कि उन्हीं का कार्यालय जला दिया गया। वादा खिलाफी की वजह से है, क्योंकि तमाम वीडियोस और तमाम स्पीचेस हैं जहां पर यह आश्वासन दिया गया था लेह लद्दाख के लोगों को, और क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हमारी बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट की जो भी मांगे हैं वो सरकार को माननी चाहिए। ये वही स्टेट है जहां पर अभी कुछ दिन पहले चीन के लोग घुस गए थे, हमारे फौज के लोगों को किस तरीके से अपमानित होना पड़ा था। वो न जाने क्या नुकीली चीज लाए थे, वो वॉर नहीं किसी और नुकीली चीज से नुकसान पहुंचाया था। इसलिए बॉर्डर स्टेट सेंसिटिव स्टेट है। इन बॉर्डर्स को और सुरक्षित करने के लिए सरकार को इन स्टेट के लोगों की बात माननी चाहिए और ज्यादा बजट देकर के वहां पर खुशहाली लानी चाहिए। तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या? तब ठीक है, मैंने अपना कार्यक्रम भेज दिया, हम जाएंगे। देश में पहली बार रेल आधारित मिसाइल जो है आज सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद ये बताया जा रहा है उसकी मारक क्षमता है 2000 किलोमीटर। क्या कहना चाहिए? मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, और मेरे साथ के पढ़े हुए फौज के बहुत अच्छे स्थान पर हैं। आज भी अगर एनडीए में जाओगे
बड़े पैमाने पे जॉर्जियंस आप पाओगे। अभी कुछ दिन पहले 100 साल एक मिलिट्री स्कूल के मनाए जा रहे थे, उस कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था। बड़े बड़े अधिकारी वहां आए थे, रिटायर्ड अधिकारी भी थे। फौज को और मजबूत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से वॉर में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमारे जितने भी मिलिट्री स्कूल्स हैं या जहां पर बड़े पैमाने पे ऑफिसर्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी वॉरफेयर है उसमें भी हम लोग मजबूत दिखाई दें, इसलिए ऑफिसर्स भी अच्छे हों और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तभी हमारी फौज मजबूत दिखाई देगी। किस पे? इंडिया पर बार-बार बोल रहे हैं और ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद H-1B वीजा और अभी 4 अगस्त, 15 अगस्त और 25 अगस्त को प्रधानमंत्री ने इस पर कहा है कि हमारे पास मेड इन इंडिया इज द ओनली ऑप्शन यू कैन मेक इंडिया बेटर। और उसके बाद अभी जो ट्रेड है 2014-15 में वो 60.41% था। 23-24 का जो ट्रेड है वो 101.75 अरब डॉलर लगभग चाइना के साथ बढ़ा है। क्या कहेंगे अगर थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ दिस कंट्री, आपका क्या कहेंगे? बहुत दिनों बाद ही आए पत्रकार हमारे, चीन के खिलाफ हम लोग हैं। प्रधानमंत्री तो मेड इन इंडिया पर बहुत फोकस कर रहे हैं। अरे तुम्हें बोल तो दिया, क्या समझ में नहीं आता तुम्हें? भाई ऐसे ये पत्रकार साथी बहुत जागरूक है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसने पूछ लिया, लेकिन ये प्रेस में आता नहीं है, कभी कभी आता है। कई मौकों पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि चीन हमारी जमीन को भी कब्जा कर रहा है, हमारे बाजार को भी कब्जा कर रहा है। और आज जिस ट्रेड की आप बात कर रहे हैं, हमारा पूरा बाजार भरा पड़ा है चीन के सामान से। तो एक तरफ जहां आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, या उनकी जो स्कीम और थी मेक इन इंडिया को और सपोर्ट करने के लिए, वो सब स्कीम्स फेलियर रही हैं। आपकी स्कीम्स जमीन पर नहीं पहुंची। भाजपाइयों के लिए इतना ही है कि ये लोग मुंह से स्वदेशी और मन से विदेशी हैं। और जब तक हमारे उद्योग कारखाने लगाने वालों की मदद नहीं करेंगे, कोई पॉलिसी के तहत हमारे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, और फिर 2014 से लेकर के आज कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। सोचिए 11 साल में आपको रिजल्ट नहीं दे पाए, और हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं सब हमसे खिलाफ हो गए। जब हम लोग स्पीचेस सुनते हैं और देश के लोगों की, आप सोचिए किस लेवल पे वो बात कर रहे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को तो विदेश पसंद ही नहीं है, तो क्यों मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी को विदेश पसंद नहीं है। इसे सबसे पहले अगर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है तो मुख्यमंत्री जी को हटाइए उत्तर प्रदेश से। क्यों आपने विधानसभा में नहीं सुना था? याद कीजिए, क्या था? विदेश पढ़ रहे हैं इनके बच्चे। आप बताइए अमेरिका में कितने बच्चे पढ़ने जाते थे हमारे? लगभग 8 लाख से ज्यादा बच्चे विदेश पढ़ते हैं हमारे, जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिका में पढ़ने जाते थे। और नौकरी करने वाले भी सबसे ज्यादा वहीं पर है। H-1 वीजा जो चाहिए, कंपनियों को मुनाफा कम करने के लिए उनका वेतन हो जाएगा, बेचारे आएंगे वापिस। उन्हीं लोगों ने सुना है, हमने हालांकि नहीं कहना चाहिए लेकिन सुना है कि H-1 वीजा वालों ने ज्यादा वोट दिया बीजेपी को। आप छोड़िए, जाओगे नहीं यहां से। चलिए मैं एक बार फिर देखिए, अभी जो अब तो जानवर राजधानी तक आ गए हैं। सुनिए, अभी नहीं, गाने हैं दो गाने हैं। एक मिनट, धन्यवाद। हमें अपने बहराइच में तो है ही जो हमला हो रहा है बहराइच में, और हमारे जितने भी, एक मिनट मेरी गलती है, ये मैंने जल्दी विदा कर दिया। 2 गाने भी बहराइच में तो है ही है, लेकिन अब तो राजधानी तक आ गए हैं जानवर। राजधानी में सीतापुर, लखीमपुर, सब जगह जानवर हैं। तो बताओ, राजधानी में आ गया, सरकार को पता है कि नहीं पता है? तो AI जनरेटेड है, उस पर FIR करिए। जिसने भी जनरेट की है, तो तुम्हारी AI फेल है। तुम्हारी AI क्या कर रही है? अगर AI किसी ने जनरेट कर दी
इमेज, तो तुम्हारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम कर रही है बताइए आप? सरकार की एआई कहां है? तो सरकार पीछे है और लोग आगे। इसलिए मैं पार्टी के हमारे प्रवक्ता और बहुत बड़े कवि अशोक यादव जी, इनका गाना पहले चलाया जाए, उसके बाद कन्नौज के एक हमारे मतीन हैं, उनका भी गाना इसके बाद प्ले हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग शांति का सहयोग दीजिए। कविता बड़े दिल से लिखी जाती है और मुझे उम्मीद है आप जब सुनेंगे तो बिना ताली बजाए नहीं आएंगे। ये आज का गाना है, आप इसको सुनिएगा।